बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हमें मईशत में कोई रिलीफ मिलने जा रहा है क्योंकि इसहाक डार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ आएंगे? और जनाब सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं, अंदरून सिंध से पीटीआई का तकरीबन सफाया हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब में पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, कोई गैबी इमदाद मिल रही है, वो क्या है? और उसके अलावा बैंकों के बायकॉट का फतवा आ गया है, और मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास हो रहा है जो हमारे लिए परेशान कुन है। तो जनाब इसहाक डार साहब से शुरू करते हैं कि मईशत का आपको पता है रोज़ाना जो महंगाई का एक तूफ़ान चल रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रही कि किस चीज़ें कैसे मैनेज होनी है। डॉलर है कि वो एक अपनी उसने परवाज़ पकड़ी हुई है और वो रुक ही नहीं। किसी ज़माने में हम शहबाज की परवाज़ की बात करते थे, अब वो तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन डॉलर की परवाज़ हमसे नहीं रुक रही है, पूरी हुकूमत से नहीं रुक रही ना। तो मिफ्ता इस्माइल साहब तो वैसे ही टेक्नोक्रेट हैं बेसिकली, उनका मकसद हिसाब किताब करना है। और लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, और वो वापस आकर ज़ाहिर है वो अपना हलफ लेंगे सेनेट की रुकनीत का, और उसके बाद वो वज़ीर ख़जाना भी होंगे। तो जनाब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क इस तरह से भी, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो नवाज़ शरीफ के दौर में इसहाक डार साहब ने, आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मैं डॉलर को एक ख़ास लिमिट से नीचे लेकर आऊँगा, तो शेख रशीद साहब ने बड़क मारी थी कि अगर ये इस तरह से कर लेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन वो कहाँ इस्तीफ़ा, वो तो इस्तीफ़े देकर जान नहीं छोड़ते। आप देख लें पीटीआई ने अपनी तरफ से इस्तीफ़े दिए हुए हैं, लेकिन जान नहीं छूटती हमारी, उन्होंने फिर वहीं बैठे रहना है। तो वैसे तो अच्छी बात है, सियासी अमल का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वो खुद ही ये बोंगियाँ मारते हैं, हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं ना। तो इसहाक डार साहब ने तो कंट्रोल किया हुआ था, चीज़ें मैनेज की थी, लेकिन हुकूमत में जब नवाज़ शरीफ साहब चले गए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत बनी उसकी नून लीग ही की, तो वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर वो जो रगड़ा लगाना शुरू किया आवाम को, और आज भी उनका वही नज़रिया है कि उन्होंने वो तेल निकालना है, और निकालना भी पब्लिक का है, आवाम का, हमारा। तो अब उम्मीद है कि अगर इसहाक डार साहब आते हैं तो वो क्या पॉलिसियाँ लेकर आएंगे और किस तरह से मैनेज करेंगे, और डॉलर को कैसे नीचे लाना है, और ओवरऑल महंगाई को कम करना है ना। अभी आज ही की खबर है कि बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने का फैसला हो रहा है, 8 रुपये फ़ी यूनिट। आप सोचें क्या जुल्म है यार ये, और 113 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा हम लोगों पर। बिल तो हम नहीं देने होते ना, मैंने, आपने, पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं देने, सियासतदानों ने नहीं देने, और फिर जिनकी बदमाशी चलती है उन्होंने नहीं देने, वो तो उनकी वजह से, बल्कि हमारी भी बिजली कटती है। हमें जो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है वो उन लोगों की वजह से है जो बिजली चोरी कर रहे होते हैं, और हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हल है कि उस पूरे इलाके की बिजली बंद कर दें, क्योंकि हुकूमत उन चोरों को पकड़ नहीं सकती, बिजली चोरों को, क्योंकि हुकूमत उनसे डरती है, या हुकूमत उन तक पहुंच नहीं पाती, या हुकूमत की मसलहतें होती हैं, हर हुकूमत की, ये इस हुकूमत नहीं, हर हुकूमत की। पता है एक अजीब वाहियाती है कि आप इलाके में बिजली इसलिए बंद कर देंगे कि यहाँ पर बिजली ज़्यादा चोरी होती है। वो हजूर, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बिजली चोरों को पकड़ें, जो बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं उनको किस बात की सज़ा मिल रही है। और दूसरा ये कि बिजली की कीमत को ऐसी रखें कि हम लोग उसको अफोर्ड कर सकते हो। ये जो लोगों ने, किसी ने एसी चलाना है, पंखे चलाने हैं, जो लाइटें चलानी है, ये हमारे बजट के अंदर रहना चाहिए, लेकिन हुकूमत को तो इससे कोई गर्ज ही कोई नहीं है, और मिफ्ता साहब को तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं ना किसी चीज़ पर भी। जो कुछ अनाउंस हुआ था बजट में, कुछ थोड़ा बहुत अगर गुंजाइश थी, उस सब पर भी उन्होंने पानी फेर दिया, कहा नहीं जी IMF जिंदाबाद। वो सिर्फ IMF, पता नहीं, हमें, मुझे तो लगता है वो हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, IMF के नुमाइंदे हैं। हाँ, हमें IMF की ज़रूरत है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को IMF की ज़रूरत है, लेकिन हजूर आप, वो जो हुकूमत है वो लोगों के सर पर है ना, इस मुल्क की वजह से है, तो इस मुल्क का और इसके लोगों का भी कोई ख्याल करें, उन्हें भी ज़िंदा रहने का मौका दें, उन्होंने भी ज़िंदा रहना है। तो क्योंकि आपने इलेक्शन भी लड़ने हैं, आपने लोगों से वोट भी मांगना है, तो वोटों से, आपको पता ना कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, सॉरी वो बल्दियाती इलेक्शन तो सिंध में हुए हैं, चले पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको पता है सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं, और उसका रिज़ल्ट भी तकरीबन आ गया। वो काउंसलर्स और वो यूनियन काउंसिल्स की सीटें मिला के कुछ 6000 प्लस में सीटें थी, और 5000 प्लस में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन, उनका वो जो रिज़ल्ट आया उसमें से तकरीबन 4000 के करीब पीपल्स पार्टी ने जीत ली है, बड़े मार्जिन के साथ पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। और अंदरून सिंध का ज़्यादा एरिया था, उसमें पीटीआई का तो तकरीबन सफाया हो गया। अब पीटीआई जो खुद को
वैसे तो उसके लीडर जो हैं वो अपने आप को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर समझते हैं। पाकिस्तान तो उनके ख्याल में छोटी सी चीज़ रह गई है ना, और पाकिस्तान में तो उनके ख्याल में उनके अलावा कोई लीडर है ही नहीं। तो हजूर ये सिंध और अंदरूनी सिंध जो है, सिंध का जो हिस्सा है, क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आपको तो नहीं लगता शायद, क्योंकि आपके ना वहाँ कैंडिडेट्स थे। मतलब 6000 में से मेरा ख्याल है उनके तो टोटल कैंडिडेट्स भी 200-400 थे। आप 6000 सीटों का इलेक्शन था, तो उसमें से उन्होंने कितनी जीतनी थी? वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, तो वही हाल हुआ है। मेरे ख्याल 10-15 सीटें शायद वो जीत सके हैं, या 20-25 जीत ली होंगी। GDA ने मेरे ख्याल है कोई 40-50 के करीब उनकी सीटें बन गई हैं। तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, लेकिन साथ ताकत का भी मुजाहरा कर दिया है। मतलब वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ बदअमनी की और उसकी क्या कहते हैं, करप्शन जो होती है इसमें, धांधली के हवाले से, कि अमला ही अगवा हो गया, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स जो है वो चोरी हो गया, उठा के ले गए लोग। अच्छा, और हंगामों में, लड़ाई झगड़े में 2 हलाकतें भी हो गई हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पीपल्स पार्टी पर, कि अगर पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है कि उनकी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है और वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लोग उनके साथ हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए बीच में ना। फिर अमन व अमान कायम रहना चाहिए, धांधली के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हद तो ये है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी के तो बहुत करीब है ना, JUI, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया है कि धांधली हो रही है। मतलब उनके जो लीडर है वहाँ पे, राशिद सोमरो साहब आई थिंक, उन्होंने कहा है कि मेरा ही वोट यहाँ से तब्दील हो गया। मतलब आप देखें यार, ये वो चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी को सोचनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन बड़े छोटे लेवल का इलेक्शन है ना, जिसमें स्टेक्स कम है। मतलब आपको अब वो दौर नहीं रहा जो मुशर्रफ साहब के दौर में बल्दियाती इलेक्शन में जो कशिश थी, अब तो वो भी नहीं है। तो उसके बावजूद अगर यहाँ पर ये हाल हो रहा है, तो जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन होंगे तब क्या हाल होगा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे, उनके इंतज़ामात पर, कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो हुए हैं उनकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए, उन पे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा से इसे अवॉइड करना चाहिए। और जो ज़िमनी इलेक्शन है वो पंजाब में होने जा रहा है, 20 सीटों पर इलेक्शन है और 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है। एक तो उसमें मरियम बीबी जो है वो एक्टिव हो गई हैं। मरियम बीबी के एक्टिव होने का फ़ायदा ये होगा कि नून लीग के जो सपोर्टर है और वोटर है वो बाहर निकलेगा। ज़िमनी इलेक्शन में रेशो कम रहती है वोट्स की ना, वोटिंग की। तो मरियम साहिबा अगर आएंगी, कॉर्नर मीटिंग्स करेंगी, वहाँ पे हल्के तमाम हलकों में विज़िट करेंगी, तो उससे नून लीग को फ़ायदा होगा। इलेक्शन कैंपेन में ज़रा गर्मा गर्मी आएगी। PTI तो हिम्मत हारे बैठी है, उनका ख्याल है कि 20 के करीब सीटें यहाँ से उनके हाथ से, 18 के करीब सीटें उनके हाथ से निकल जाएंगी। और इसी दौरान में जब इसहाक डार साहब आ रहे हैं तो मुमकिन है मियाँ साहब के लिए भी कोई रास्ता बन जाए, चूँकि इसहाक डार साहब को पर भी उन्हें भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो सज़ा याफ्ता हैं, उन्हें अदालत से सज़ा हुई है और वो इश्तहारी हैं, जो अदालती ज़ुबान में अगर हम कहें तो उन्हें जो प्रोसीजर मुकम्मल करके वो असम्बली का हिस्सा बनेंगे। और अगर उन्होंने वजारत ख़जाना संभाल दी है तो नून लीग का वो सारा एक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो फिर उसके बाद मुमकिन है कि मियाँ साहब भी तशरीफ़ ले आएँ और वो पता चलेगा कि किस तरह से आते हैं और उसमें क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ साहब के आने से भी नून लीग को एक बूस्ट मिलेगा, मतलब नून लीग के वोटर का मोरल हाई होगा और वो ज़रा उन्हें समझ आएगी ना कि लीडर वापस आ गया, हमारे दरमियान मौजूद है, और फिर उसके पीछे चलने का उन्हें ज़रा एक मौका मिलेगा। तो PTI को टफ़ टाइम मिलेगा। ऑलरेडी उनके लिए मुश्किल है इस इलेक्शन में, वो तो खुद ही हिम्मत हारे बैठे हैं। तो अब देखना है कि अब ये क्या रुख इख्तियार करता है ये सारा मामला जो है इलेक्शन का। PTI और PTI को सपोर्ट कहाँ से मिलनी है? PTI को सपोर्ट जो उनका शौक़ था या जो वो चाह रहे थे कि अदालत से सपोर्ट मिले, तो आज एक रिलीफ तो बज़ाहिर उन्हें मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। जो 25 लोग नाअहल हुए थे, डीसीट हुए थे नून लीग को वोट देने की वजह से, हमजा शहबाज को वोट देने की वजह से, उनके 20 सीटें तो रेगुलर थीं जिन पर इलेक्शन हो रहा है और 5 लोग मखसूस नशिस्तों पर थे और वो PTI के थे। तो इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा रीज़नेबल और बज़ाहिर वो बिल्कुल आइनी और कानूनी फ़ैसला था, जो उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मिलती हैं। तो PTI का जितना शेयर था उसके हिसाब से उनको सीटें मिली हुई थी। तो अब जब 20 लोग PTI के कम हो गए हैं तो वो शेयर कम हो गया उनका, तो अब तो उनको वो सीटें नहीं दी जा सकती। हाँ, जब इलेक्शन हो जाएगा, ये ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा और लोग आ जाएंगे तो उसकी बुनियाद पे अगर PTI के होंगे तो PTI को मिल जाएंगी। पता है, ये एक जस्टिफाइड और लॉजिकल और आइनी और कानूनी फ़ैसला था।
लेकिन बहरहाल आइन की तशरीह करना और आइनी मामलात पर राय देना और फैसले करना अदालतों ने करने होते हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला ये सुना दिया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि पीटीआई के 5 लोगों को मखसूस नशिस्तों पे डिक्लेयर कर दिया जाए एमपीएस। अच्छा, पीटीआई वाले इस पे उछल तो बहुत रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें पीटीआई और नून लीग की अगर सीट्स देखें हम, तो नून लीग के पास उसके इत्तेहादियों को मिलाकर 177 वोट हैं, 177, और पीटीआई और उसके इत्तेहादियों के पास मिलाकर वो 168 वोट हैं। तो अगर ये 5 सीटें उन्हें मिल जाती हैं अदालती हुक्म के मुताबिक, तो उनके 173 हो जाएंगे। तो हमजा शहबाज को फिर भी 4 सीटों की बर्तरी हासिल होगी। तो हुकूमत तो एक सीट से भी चल जाती है। आप फेडरल में देख लें, कौमी असम्बली में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो एक सीट की बर्तरी से, एक एमएनए की बर्तरी से है ना, 1 नंबर है। तो यहाँ पर तो 4 का उन्हें फिर भी रहेगा। और वैसे तो अभी ये 5 वाला भी मामला अभी डिसाइड होना है ना, क्या इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इसका नोटिफिकेशन कर देंगे या वो इसके रिव्यू के लिए जा सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट में ही, और उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में भी इवन लेटर स्टेज पर हो सकती है। तो ये तो अभी देखने की बात है। लेकिन एग्जैक्ट जो उस स्पिरिट के मुताबिक, आज वाले फैसले के मुताबिक, अगर इलेक्शन कमीशन उनको 5 एमपीएस दे भी दे, तब भी हमजा शहबाज की हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमजा शहबाज जो फैसला करने में डिले कर रहे हैं अपनी काबीना बनाने में, असल में तो नून लीग ओवरऑल कर रही है, वो 17 जुलाई के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि 17 जुलाई के इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है। बार बार आती हैं मुख्तलिफ तारीखें के काबीना हलफ उठा लेगी, नए वज़रा आ जाएंगे, काबीना के पोर्टफोलियोज अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अब वो शायद इलेक्शन ही का इंतजार करें। तो हाई कोर्ट से आज एक रिलीफ तो मिला है पीटीआई को, और दूसरा वैसे पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि धांधली होगी, और लाहौर के लिए तो खुसूसन उन्होंने नाम लेकर आईएसआई के सेक्टर कमांडर पर इल्ज़ाम लगा दिया हुआ ना। पीटीआई के सपोर्टर्स ही हैं, वो मेजर राजा आदिल जो थे उन्होंने, तो उनका फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि हम सब कुछ हार गए हैं, हम इलेक्शन हार गए हैं। तो उसमें अब इमरान खान साहब भी मैदान में आए हैं। वैसे तो वो खुद विज़िट करके गए हैं लाहौर का, अगरचे उन्होंने कोई बड़ा जलसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी सी जलसियाँ जो थी ना, मतलब कॉर्नर मीटिंग समझ लें, मार्कीज़ में छोटी छोटी सी गैदरिंग से उन्होंने खिताब किया है। आज फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने अपना एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया है, अपने ट्विटर पे भी लगाया हुआ है। उनका जो वीडियो पैगाम है उसमें अब उन्हें दोबारा से उम्मीद जागी है टाइगर फोर्स से। तो उन्होंने दरख्वास्त की है, उन्होंने अपील की है नौजवानों को और ख़ुसूसन ख़वातीन को। अब उनका ख्याल है कि नौजवान और ख़वातीन जो हैं वो उनका सहारा बनेंगे और उनके ज़रिए वो इलेक्शन जीत सकते हैं 17 जुलाई का। तो हजूर ये भी देख लें, टाइगर फोर्स तो 2 साल हो गए, आपने बड़ा उस पर ख़र्चा किया, बड़े बड़े इश्तहारात छपते थे, उसकी टी शर्ट्स बनाई गई, और स्टार्ट तो आपने लिया था कि कोरोना में बड़ा हेल्प करेगी टाइगर फोर्स। तो वो एक धेले का काम नहीं नज़र आया उस टाइगर फोर्स का। तो अब आप उसको फिर ज़िंदा करना चाह रहे हैं तो कर लें। अच्छा, अब सिर्फ ये होगा कि हुकूमती फ़ंड्स आपके पास नहीं है टाइगर फोर्स को देने के लिए, जो आपने पहले कर लिया था सारा बंदोबस्त ना, तो इस मरतबा तो आपको ATM से ढूंढनी पड़ेंगी। तो और ATMs की थोड़ी सी कमी भी हुई है, आपको पता ही है ना सबको। वो जहांगीर तरीन भी नहीं है, अलीम खान भी नहीं है, और अब बाहर से फंडिंग भी उतनी आसानी से नहीं आ सकेगी। फ़ॉरेन फंडिंग जो है लोग भेज देते थे ना, उनके चाहने वाले बड़े हैं, और वो जाली अकाउंट्स भी बना के 2 नंबर अकाउंट्स, 2 नंबर इन दिस सेंस कि वो उसको शो नहीं कराते इलेक्शन कमीशन को, या जहाँ जहाँ दिखाने हैं अपने एसेट्स में और अपने अकाउंट्स में, वहाँ वो शो नहीं करते ना, छुपा लेते हैं। अच्छा, कोई रूहानी मामला होगा, हालांकि असल मामला सीधा नज़र आने वाला यह है करप्शन, लुटमार, बेईमानी, बदउनवानी। लेकिन बहरहाल उन्होंने इसके लिए कोई खूबसूरत नाम सोचा होगा कि वो कोई रूहानी मामला था, उसमें किसी ने कोई नंबर निकाले होंगे, हिसाब किताब लगाया होगा, तो ये वाले नहीं बताने और ये वाले बताने, जो मर्जी कोई भी ड्रामेबाजी हो सकती है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं ना होता। वो तो अभी फरागोगी वाले ज़मीनों का भी बताना है उन्होंने, और मलिक रियाज साहब से जो हीरे लिए हैं उनका भी बताना है, जवाब तो बहुत सारे देने पड़ने हैं। तो इस वजह से बहरहाल अब वो टाइगर फोर्स पे इमरान खान साहब डिपेंड कर रहे हैं कि टाइगर फोर्स आएगी और वो मुझे बचाएगी। तो आर्मी से शुरू हुए थे, फिर कोर्ट्स पर पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगाए बैठे रहे, और अब आकर उन्हें टाइगर फोर्स याद आ गई है कि अब टाइगर फोर्स उन्हें बचाने के लिए आएगी। चलें खान साहब, देखते हैं कौन आपको बचाता है और कौन आपको जिताता है। आपको पता है कि आपको पहले किसने जितवाया था, तो अब वो आपके साथ नहीं है, तो अब आप ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहें,
देखते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ जनाब शेख रशीद साहब इसी इलेक्शन को, जिसके लिए इमरान खान साहब मदद मांग रहे हैं अपनी टाइगर फोर्स से और ख़वातीन से, उसको खूनी इलेक्शन समझते हैं। अच्छा, वैसे वो हर चीज़ को खूनी समझते हैं। कुछ लोगों ने पहले भी, जब उन्होंने लॉन्ग मार्च हुआ था उसको खूनी डिक्लेयर किया था, तो लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। वो कहते थे खूनी नहीं, ये बादी होंगे। तो वो आप खुद समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। तो अब फिर वो इस इलेक्शन को, उनका मसला सिर्फ एक ही है, PTI का जो भी बंदा हो ना, हालांकि शेख रशीद साहब तो PTI के हैं भी नहीं, सिर्फ उनके साथ होते हैं तब उनका ये हाल है। तो उनका मसला सिर्फ एक है कि अगर तो इलेक्शन PTI जीत गई तो फिर तो ये होगा फेयर इलेक्शन, बड़ा साफ़ सुथरा सा ईमानदार इलेक्शन। और अगर अवाम ने उन्हें वोट ना दिया और वो हार गए तो फिर ये खूनी इलेक्शन होगा, फिर हम आग लगा देंगे, हम लोगों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, लुटमार मचा देंगे। क्या सोच है यार, क्या सियासत है इन लोगों की। बहरहाल इन्होंने तो ऐसे ही चलना है, इन्होंने तो चेंज नहीं होना। तो जनाब दो और छोटे छोटे से इशू हैं, वो हैं एक तो बैंकों के बाइकआउट का। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे मुल्क की जो मजहबी शख्सियात हैं उनमें इंतहाई मोतबर मोहतरम नाम हैं, मतलब बड़े टॉप लेवल के जो हमारे उलमा हैं उनमें से वो एक हैं। उनकी बड़ी कदर की जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में उन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है और उनकी बात को वज़न दिया जाता है। तो जो सूदी निज़ाम के हवाले से कोर्ट्स में अपील पेंडिंग थी, 30-35 साल से चल रही थी, फाइनली डिसीजन हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ कुछ बैंकों ने दोबारा अपील कर दिया है। तो उन्होंने फरमाया है कि उन बैंकों का बाइकआउट करना चाहिए जो सूदी निज़ाम के साथ बैंक चल रहे हैं, और जिन्होंने ये अपील की है उनका बाइकआउट करना चाहिए। किसी आम आदमी की तरफ से, किसी सियासी लीडर की तरफ से इस तरह का बयान देना इतनी अहमियत नहीं रखता, वो रूटीन में चलते रहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान अहमियत का हामिल है। अगर उन्होंने ये कहा है तो इसका असर आएगा, लोग इसको सीरियस लेते हैं। हमारे यहाँ तो पहले ही बैंकिंग से लोग उसमें शामिल ही नहीं है, बैंकिंग के नेटवर्क में ना कैश पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी। ये तो FATF और इन चीज़ों पे अब जब हम आए हैं, फंसे हैं, तो कुछ थोड़ा सा हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ आए हैं और उसको रेगुलराइज़ किया है और उस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं और उस पर कुछ चेक्स एंड बैलेंस बनाए हैं ना। तो लोग पहले ही कैश पर चलते थे, तो इस तरह का बहाना, इस तरह की जो बात है वो लोगों के लिए एक बहाना बन जाएगी। तो हुकूमत को फ़ौरी इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि इसका कोई मुनासिब हल निकालें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से भी बात करें और दीगर उलमा कराम जो हैं उनसे भी बात करें और इसका कोई हल निकालें, बैंकों को साथ बिठाएं। अगरचे तमाम बैंकों ने अपना इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम शुरू कर दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। मसला ये है कि इसको नेगेटिव लेने की बजाय इसको किसी तरह से उसको, उनकी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात गलत है, उन्होंने जो बात की है उसके मुताबिक कोई हल निकालें ताकि लोगों का बैंकिंग सेक्टर पर एतमाद बढ़े, लोग अपनी ट्रांजैक्शंस जो है, लेन देन जो है वो बैंकों के ज़रिए हो और हमारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आ जाए और क्लियर हो जाए। मतलब हम पे जो दुनिया भर में इल्ज़ाम लगते हैं, अगरचे उसकी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन एक हमारा जो पुअर बैंकिंग सिस्टम है और लोगों का बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व ना होना भी है। तो इसको हल करने के लिए हुकूमत को कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और दूसरा मसला है जी, हमारे जो कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। आप ये देखें कि हमारे जैसे मुल्क में अगर किसी शहर में बदअमनी हो, कोई धमाका वगैरह हो जाए, जो हमारे यहाँ एक ज़माने में बड़ा रेगुलर ऐसी चीज़ें हो जाती थी, तो दुनिया भर की टीमें वहाँ पे नहीं आती, क्रिकेट खेलने तक भी नहीं आती, जिन्हें बड़ी सिक्योरिटी दे के लाया जाता है। अच्छा, तो मकबूजा कश्मीर में जिसकी एक मुतनाज़ा हैसियत है और वहाँ पे अमन व अमान के हालात भी ख़राब हैं, मतलब एक मुसलसल साल भर से ज़्यादा टाइम हो गया है, वहाँ पे उन्होंने जो ज़ालिमाना अपना कब्ज़ा रखा हुआ है, उसमें मज़ीद जो तब्दीलियाँ की हैं कवानीन में, मतलब वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। तो उन हालात में इंडिया ने वहाँ पे G20 की कॉन्फ्रेंस बुला लिया, इजलास बुला लिया G20 का। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि भारत की ख़ारजा पॉलिसी इतनी कामयाब है कि वो लोगों को कन्विंस कर सकता है कि वो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में बैठ के इजलास करें, मतलब वो उसको हिंदुस्तान का हिस्सा तस्लीम करने को क्या वो तैयार हो गए हैं। और हमारी ख़ारजा पॉलिसी क्या है, हमारी वजारत ख़ारजा कहाँ सोई हुई है। बिलावल भुट्टो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि वो दौरे कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, लेकिन ये एलिमेंट क्यों मिसिंग है। दो हमारी वजारतें, वजारत ख़ारजा और वजारत अमूर कश्मीर, जिन्होंने बाहर जाकर भी बात करनी होती है, और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, मतलब पिछली हुकूमत ने तो जो ड्रामेबाजी की थी वो की थी
कि उन्होंने किया कि जी हम हर जुमे को आधे घंटा खड़ा हुआ करेंगे और ये करेंगे, वो सारा ही ड्रामेबाजी थी और वो भी उस पर भी कायम नहीं रह सके ना, वो भी दो हफ्तों में वो ख़त्म हो गया सारा मामला। तो मौजूदा हुकूमत के भी तो आए हुए 2-3 माह हो गए हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताइए कि कश्मीर के मामले पर पिछले ये जब से 11 अप्रैल से बन गई थी, 10 अप्रैल से हुकूमत नहीं आ गई थी, तो अब तक क्या काम हुआ है? कहीं हमारे कोई वफूद, हमारे कोई सीनियर लोग, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे वज़ीर आज़म गए हों जहाँ पे वो कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हों? इंडिया ने जो कश्मीर में कब्ज़ा किया हुआ है, जो उन्होंने गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी इक़दाम जो किए हैं मकबूजा कश्मीर में, उन पर हमने जाकर कहीं आवाज़ उठाई हो, हमने दुनिया को बताया हो कि क्या नेगेटिव चीज़ें हो रही है और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए उन्हें क्या करना है? तो सरासर खामोशी है। वज़ीर आज़म साहब, ये इस तरह से नहीं चीज़ें चलनी, ये आप ही का काम है। आप ठीक है, बहुत से चैलेंजेस हैं, आपने बहुत से काम करने हैं, तो हजूर ये इन्हीं कामों के लिए तो आपको हुकूमत दी गई है। आप अगर आ गए हैं हुकूमत में तो ये सारे काम आप ही ने करने हैं, मतलब ये किसी ने बाहर से आके नहीं करने। तो मोदी की अगर ये कामयाबी है तो हमें उससे सबक सीखना चाहिए, और सबक तो नहीं सीखना चाहिए, हमारे लिए अलार्मिंग चीज़ है। सबक तो हमें तो अक्ल आनी चाहिए हमें कोई, कि वो अगर अपने झूठ को, अपने जुल्म सितम को कवर करके और वहाँ पे कामयाबी से ये सारे काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ सोए हुए हैं? हमने हक़ाइक़ की बुनियाद पे जो काम करना है वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कश्मीर हमारी शाहरग है, हमने कश्मीरियों के लिए हमने आवाज़ उठानी है, हमने उनकी आज़ादी के लिए, उनके हक़ राय दही के लिए, उनकी पुरअमन ज़िंदगी के लिए हमने जो आवाज़ उठानी है वो हम क्यों भूल गए हैं? तो वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से, सिर्फ वज़ीर आज़म से नहीं, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इवन अगर पीटीआई समझती है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, उनके लोगों की बात सुनी जाती है दुनिया में कहीं, तो उन्हें चाहिए, हर पार्टी को चाहिए कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे, वहाँ पहुँचें और इस बात पर आवाज़ उठाएँ। शुक्रिया।